अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजों के शोर से सो रहे बलवीर की आंख घबरा कर खुल गई। वो अपने बड़े भाई निरंजन के पास चला गया और उसे उठाने लगा। भैया उठो, देखो अपने घर के बाहर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। कहीं गली में कोई चोर वगैरह तो नहीं है? निरंजन उठते हुए बोला। जाकर सो जाओ बलवीर, अपने गांव में लोगों को पेट भर भोजन और साफ पानी भी नसीब नहीं होता। चोर यहाँ पर क्या लेने आएगा? उसे इस गांव के घरों में भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, ये इतने सारे कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? शायद वो भी भूखे होंगे। अब मेरा दिमाग मत खराब करो और जाकर सो जाओ। बलवीर मुंह लटकाकर अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया और निरंजन फिर से सो गया। भैया तो दोबारा सो गए। आखिर ये कुत्ते एक साथ क्यों भौंक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। इतना बोलकर बलवीर अपने घर से बाहर निकल गया। तभी उसकी नजर उसके घर से दूर एक सूखे पेड़ के पास बने हुए बहुत पुराने कुएं के किनारे खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी। आधी रात के समय उस पुराने कुएं के पास कौन हो सकता है? उस कुएं में तो पानी भी नहीं है। वो तो ना जाने कब का सूख चुका है। कहीं कोई बेचारी स्त्री भूख की वजह से इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का विचार तो नहीं कर रही है? मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए। इतना बोलकर बलवीर उस परछाई के नजदीक चला गया। बलवीर ने देखा वो एक नव युवती थी। कौन हो तुम? बलवीर के कहने पर वो युवती पलटकर बलवीर की ओर बहुत गौर से देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में बलवीर खो गया। बलवीर ने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर युवती नहीं देखी थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बलवीर की बात सुनकर वो युवती मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस गांव की नहीं हूँ। क्या तुम्हारे गांव में मुझे पानी और भोजन मिल सकता है? अगर तुम पानी और भोजन की तलाश में सांगा गांव में आई हो तो फिर तुम्हारा आना बेकार है, क्योंकि इस गांव में बरसों से वर्षा नहीं हुई। यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। ना जाने कितने लोग तो इस अकाल की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे और जाने कितने ही लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। बलवीर की बात सुनकर उस युवती ने मुस्कुराते हुए बलवीर की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मेरा भोजन थोड़ा अलग प्रकार का होता है। मुझे खाने में सब्जी नहीं बल्कि इंसानी मांस चाहिए होता है, और पीने के लिए तुम्हारा वाला पानी नहीं, इंसान का खून ही मेरे लिए काफी होता है। अचानक उस युवती ने बड़ी ही फुर्ती से बलवीर का गला कसकर पकड़ लिया। उस सुंदर युवती का चेहरा भयावह बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गया। उसका चेहरा चमगादड़ की भांति मालूम पड़ रहा था। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? अचानक उस भयावह बूढ़ी औरत ने बलवीर को धक्का दे दिया। लो, छोड़ दिया। मगर बलवीर को अपने शरीर का खून खींचता हुआ महसूस होने लगा। उसकी चीख उसके गले में घुट कर रह गई। बलवीर की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे मरे हुए बरसों बीत चुके हो। बलवीर के मरते ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत बड़ी चमगादड़ में परिवर्तित होकर उस कुएं के अंदर चली गई। इस घटना के 1 साल बाद आगरा। अभिमन्यु, राजू और विभा तीनों अपने ऑफिस में किसी मामले के ऊपर बहस कर रहे थे। हम तीनों को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और आपसी सहमति बनाकर ही उस गांव की ओर चलना चाहिए जहां पर सरकारी राशन और पानी की ज्यादा आवश्यकता हो। मुझे लगता है हमें सांगा गांव ही चलना चाहिए। और मुझे भी। मैंने सुना है कि वहाँ कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई। और तो और मैंने ये भी सुन रखा है कि उस गांव में वर्षों से सूखा और अकाल ही पड़ा रहता है। कहते हैं कि उस गांव की धरती ने सूखे की मार इतनी झेली है कि उसने अनाज उगाना ही बंद कर दिया है। बहुत से लोग वहाँ पर भूख से तड़प तड़प कर मर गए और आधे से ज्यादा गांव खाली करके चले गए। मैं एक बार स्वयं अपनी आंखों से सांगा गांव की उस दुर्दशा को देखना चाहता हूँ।
जो कि मैं तुम दोनों की जुबान से सुन रहा हूँ। चलो चल कर देखते हैं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। वो तीनों सरकारी ऑफिस के बाहर निकल आए और कार में बैठ गए। अभिमन्यु ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार को हवा की गति के साथ दौड़ाने लगा। कुछ ही घंटे में वो तीनों सांगा गांव की सीमा में खड़े हुए थे। सांगा गांव की ओर देखकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए विभा से बोला, तुमने तो कहा था विभा कि सांगा गांव वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, मगर यहाँ की हरियाली और ताजी हवा तो कुछ और ही बयां कर रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं भी इस गांव के बारे में पढ़ ही रहा था। आखिर सूखे से ग्रसित किसी गांव में इतनी जल्दी हरियाली कैसे हो सकती है? ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं बल्कि ये तुम दोनों के काम पर धिक्कार है। अगर मैं बगैर सोचे समझे वो सारी सुख सुविधा सांगा गांव को दे देता जो कि उन सुविधाओं का हकदार नहीं है, तो बेचारे उन गरीबों के पेट पर लात पड़ जाती जो रात में भूखे ही सो जाते हैं। राजू, विभा ने तो कुछ समय पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है, मगर तुम तो पुराने हो ना। मेरी बात का विश्वास करो अभिमन्यु, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ कुछ तो हुआ है। आखिर इतनी जल्दी इस गांव की किस्मत कैसे बदल सकती है? ये सब तुम घर पर आराम से बैठकर सोचते रहना। इतना बोलकर अभिमन्यु कार के अंदर बैठ गया। विभा और राजू भी मुंह लटकाकर कार में बैठ गए। अभिमन्यु कुछ ही दूर गाड़ी चला पाया था कि तभी नदी के किनारे एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने की अजीब से अंदाज में पगड़ी बांधी हुई थी, गाड़ी के सामने आकर खड़ा होकर बोला, तुम सब कौन हो और इस गांव के अंदर क्या कर रहे थे? अभिमन्यु कार से बाहर निकलकर बोला, हम तो अपना परिचय आपको दे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। हम तीनों एक सरकारी विभाग से हैं। सरकार की तरफ से जो गांव सूखे की मार झेल रहे हैं उनकी मदद करते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि सांगा गांव काफी वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। यही सोचकर मैं यहाँ पर आया था। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस गांव में साफ पानी और भोजन की सख्त आवश्यकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस गांव की जमीन तो कुछ और ही बता रही है। जरा दोबारा गौर से देखो साहब और मुझे बताओ कि क्या बता रही है। मुखिया के कहने पर अभिमन्यु, विभा और राजू ने जैसे ही नजर वहां जमीन पर डाली तो उन्हें सिवाय बंजर जमीन के कुछ भी नजर नहीं आया। और जिस नदी के सामने वो लोग रुके थे वो नदी भी सूखी हुई थी। अभिमन्यु अचंभित होकर मुखिया की ओर देखकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो इस जमीन पर हमें लहलहाते हुए खेत दिखाई दे रहे थे। आइए साहब, आपके रहने का इंतजाम मैं घर में कर देता हूँ। मुखिया उन तीनों को एक बहुत पुराने कुएं के सामने बने हुए एक पुराने मकान के अंदर ले गया। ये मकान किसका है? ये घर हमारे ही गांव के 2 युवकों का था जो इस गांव को छोड़कर चले गए। आप तीनों यहाँ चारपाई पर सो जाइए। सुबह मैं आपको पूरा गांव दिखाने ले जाऊंगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरी आंखों के सामने एक नदी बह रही थी और अच्छी खासी हरियाली थी, मगर जैसे ही मुखिया ने दोबारा देखने के लिए कहा, सब कुछ उसके विपरीत हो गया। मुझे लगता है हमें यहाँ से अभी इसी समय चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए और सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। अभिमन्यु एक चारपाई पर लेट गया। विभा और राजू एक दूसरे से बात करने लगे। आधी रात के समय अचानक घर के बाहर कुत्ते बुरी तरह से भौंकने लगे। अचानक से ये एक साथ सारे कुत्ते क्यों भौंकने लगे? पता नहीं विभा, मैंने तो कुछ देर पहले ही कहा था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे देखने दो। इतना बोलकर अभिमन्यु दरवाजा खोलकर बाहर गया। उसकी नजर उस मकान के सामने बने हुए एक सूखे पुराने कुएं पर पड़ी, जहां पर उसे एक परछाई खड़ी हुई नजर आ रही थी। कौन है वहां पर? मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी कमरे से विभा और राजू बाहर निकल कर आ गए।
क्या हुआ अभिमन्यु? पता नहीं विभा, इस घर के अंदर इतने सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें लग रही थी, मगर बाहर एक भी कुत्ता मौजूद नहीं है। और वहाँ उस कुएं के बगल में कोई खड़ा है। चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में अभिमन्यु, राजू और विभा कुएं के नजदीक पहुंच गए। अभिमन्यु ने देखा कि एक लंबी चौड़ी कद काठी का पुरुष खड़ा हुआ उसे बहुत ही अजीब सी नजरों से घूर रहा था। कौन हो तुम और इस पुराने कुएं के पास क्या कर रहे हो? हम काफी समय से तुम तीनों का ही इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? आके भेल को तुम्हारी ही उम्र के 2 पुरुष और एक महिला की बलि की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और किस्मत देखो, शिकार खुद चलकर अके भिल में आकर खड़ा हो गया। उस पुरुष ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी। अगले ही पल कुएं के अंदर से किसी जानवर के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। अचानक अभिमन्यु, विभा और राजू के सामने कुएं के अंदर से एक बहुत ही विचित्र दिखने वाली चमगादड़ नुमा महिला पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकल कर आ गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? राजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस चमगादड़ ने उड़ते हुए राजू को पकड़ लिया और बहुत ही स्पीड से कुएं के अंदर ले गई। राजू की चीख कुएं के अंदर गूंजने लगी। अभिमन्यु विभा की ओर देखकर बोला, यहाँ से भागो विभा, लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ पर गांव वाले एकत्रित हो गए। उन सब के चेहरे शमशान घाट में रखे हुए शव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन सभी ने अभिमन्यु और विभा को पकड़ लिया। वो लंबी चौड़ी कद काठी वाला पुरुष हंसते हुए उन दोनों की ओर देखकर बोला, मेरा नाम निरंजन है। वर्षों से मेरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। जब मैंने इस सूखे की वजह जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि मेरे ही घर के सामने इस कुएं के अंदर अकेबिल नाम की एक डायन रहती है, और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। मैंने उस डायन से सौदा किया और भेंट स्वरूप अपने ही सगे भाई को अकेबिल को सौंप दिया। अकेबिल को हर पूर्णमासी की रात किसी इंसान का खून और मांस चाहिए होता है। उसे बस 3 इंसानी शरीर का मांस और खून चाहिए। विभा उस पुरुष की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोली, और तुझे लगता है मूर्ख कि उसके बाद तेरा गांव हरा भरा हो जाएगा? मगर तू ये नहीं जानता कि 3 इंसानी शरीर को खाने के बाद अकीभील डायन की ताकत और बढ़ जाएगी और वो अपने असली रूप में आ जाएगी, और फिर वो पहले इस गांव को खाएगी, उसके बाद इस संसार पर कहर ढा देगी। विभा की बात सुनकर अभिमन्यु विभा की ओर देखकर बोला, तुम उस डायन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? क्योंकि मेरा असली नाम विभा नहीं बल्कि तंत्रिका है। अगर मैं अपने असली वेश में इस गांव में आती तो मुझे यहाँ पर कभी प्रवेश नहीं मिलता, इसीलिए वेश बदलकर मुझे यहाँ आना पड़ा। अकीभील किसी जमाने में भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक जादूगरनी थी। जब वो जीवित थी तब वो बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारकर बलि चढ़ाया करती थी। उसकी इस घिनौनी करतूत को देखकर उसके ही समुदाय वालों ने उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। तब से ये गांव शापित है। इस मूर्ख ने अपने सगे भाई को भेंट देकर पाताल लोक के द्वार खोल दिए और इस गांव में रह रहे इंसानों को भी शापित कर दिया। अब उसका अंत होना बहुत जरूरी है। तभी उस कुएं में फिर से हलचल होने लगी। अचानक पंख फड़फड़ाते हुए वही चमगादड़ विभा के सामने आकर खड़ी हो गई। विभा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते ही गांव वाले आंधियों के साथ उड़कर विभा से दूर गिर पड़े। अचानक विभा के हाथ में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ एक त्रिशूल आ गया। विभा ने बगैर देरी किए उस त्रिशूल से उस चमगादड़ के सीने पर वार कर दिया। वार करते ही निरंजन सहित सभी गांव वालों के शरीर में आग लग गई। ये क्या किया तुमने? मूर्ख,
और ये गांव वाले उसी समय शापित हो चुके थे जब तूने अकी भील से सौदा किया था। तुम सब इस डायन से जुड़े हुए हो। डायन के साथ साथ तुम्हें तो जलना ही था। कुछ ही देर में वहाँ पर राख के सिवा कुछ नहीं था, और अगर था तो सिर्फ सन्नाटा।